हम्म। अब कर लेंगे राइट साइड। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट हम्म। वेंट्रिकल फेल हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हार्ट फेल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मोटा होता है, उसका मायोकार्डियम बड़ा होता है, ये होता है। उसके बाद उसका ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए हार्ट अटैक में जो मेजर डेथ होती है, जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया वो मर गया, तो मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, और उसी का हार्ट फेलियर सबसे ज़्यादा होता है, उसमें इस्कीमिया सबसे ज़्यादा होता है। हार्ट फेलियर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका, अब इसको कवर करने का तरीका होता है, सबसे पहले ये क्यों होता है, कैसे होता है, होने के बाद साइन एंड सिम्टम क्या होगा, किसी को हो गया तो फिर हम लोग करेंगे कि इंटरवेंशन कैसा है, फिर उसका डायग्नोसिस कैसा है और ट्रीटमेंट, इस प्रोटोकॉल पे चलेंगे। तो क्यों होता है? सबसे पहला सबसे इजी रीज़न, बाई एज। विद एज हर चीज़ मरता है, मायोकार्डियम नहीं मरता, डीजनरेट होता है, इसको सेलुलर एजिंग बोलते हैं। तो जो मायोसाइट है वो एज कर गया। अब दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक से कैसे होता है? लेफ्ट वाला, जैसे मैंने एलएडी का बात किया, एलएडी एक वेसल है जिसको लेफ्ट असेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं। लेफ्ट एंटीरियर मतलब आगे, डिसेंडिंग नीचे, ऐसे नीचे की तरफ एक आर्टरी आता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई करता है। अगर उसमें ब्लॉकेज हुआ तो फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? इस्कीमिया का मतलब होता है कि उसको ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा। अब जैसे किसी चीज़ को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो उसके सेल मरना स्टार्ट कर देंगे। अब जब मरना स्टार्ट कर देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इसको लेफ्ट, इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर का है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से जो हार्ट फेलियर होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, फिर तो मृत्यु होगा। तो ये तो मैंने 3 लीडिंग कॉज बता दिया आपको। इसके अलावा ड्रग्स से होता है, जो दारू ज़्यादा पीते हैं उसमें हार्ट डायलेट कर जाता है, क्योंकि जो दारू है कार्डियोटॉक्सिक है। कैसे? जो दारू होता है वो पूरी बॉडी उसके एब्जॉर्ब करती है, तो लीवर नहीं खराब होता, हार्ट भी खराब होता है। तो दारू से हार्ट के सेल्स एब्जॉर्ब किए फिर ही रेडिकल करता है। आर ओ एस, जैसे O2 होता है स्टेबल है, लेकिन दारू का स्ट्रक्चर क्या है? CH2CO OH होता है, उसमें एच हटा दीजिए, डबल डॉट, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये जो फ्री रेडिकल है इसको न्यूट्रलाइज करना है, सेल इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगी तो सेल मर जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइसोजाइम निकालती है, और जब न्यूट्रलाइज कर रही है तो खुद भी मर जाती है। तो ऐसा होता है, इसलिए दारू नहीं पीना चाहिए। उसके बाद एक एक मस्त चीज़ आपको बताता हूँ, एक तरह का, मतलब ये टॉपिक से वो है, किसी को अगर एक्सट्रीम डेथ क्या बोलते हैं, पेन हो रहा है, तो उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, इसको ताकत वो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कार्डियक डिस्चार्ज, इतना ज़्यादा सिंपलिक डिस्चार्ज हो रहा है कि ओवरलोड हो गया, हार्ट पंप करने बंद कर दिया। इट्स अ टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट पंप नहीं कर रहा है, इंसान मर गया, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं है, वो बिकॉज ऑफ इमोशनल एक्सेसिव इमोशनल बैगेज है। वो भी एक ऐसा ही फन फैक्ट था। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैंने कॉलेज बता दिया, 3-4 कॉज बता दिए। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं कि ये हार्ट फेलियर हो कैसे रहा है। अब जैसे ही मैंने बोला कि इस्कीमिया हुआ या किसी भी कारणवश लेफ्ट वेंट्रिकल चला गया, मैं लेफ्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट को उतना काम नहीं है, लेफ्ट मेजर होता है, राइट की बात नहीं कर लूँगा। तो आप लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी जो ऊपर रीजन बोल रहा है सब रीजन के कारण की वजह से, अब क्या होगा आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके ऊपर लेफ्ट एट्रिया होता है, ऐसे होता है, और उसके पीछे लंग्स होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा पूरा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर फ्लूइड जमेगा, फ्लूइड जमेगा। आपको पता होना चाहिए पी प्रोपोर्शनल टू बी इन अ क्लोज कंटेनर। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा प्रेशर, प्रेशर ऊपर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रेशर। वो ऊपर प्रेशर क्या करेगा, एट्रिया में ये प्रेशर जा रहा है, ये जो प्रेशर एट्रिया में जा रहा है, अगर एट्रिया ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पूरा प्रेशर लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जो बोलते हैं पानी भर गया, वो असल में ब्लड भरना होता है, ब्लड पूनी हो जाता है लंग्स में, उसके कारण अब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि लंग का स्ट्रक्चर एल्वेली होता है, नीचे होता है बहुत सारे ब्लड वेसल, उसके बीच में ब्लड ही ब्लड भर ब्लड नहीं होता है। तो अब अपन को पता होना चाहिए डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन जितना थिन होगा उतना आराम से एयर अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। लेकिन अगर मैं ब्लड भर दूँ तो बहुत सारा, मतलब डिफ्यूजन रुक जाएगा,
ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पीछे स्टेगनेंट हो गया ब्लड, आरबीसी टूटेंगे। इसलिए मैं इसी पैथोजेनेसिस में आपको साइन समझ में आ जाएंगे कि जिसको हार्ट फेलियर में लेफ्ट करेगा वो बोलेगा कि मेरे को बलगम निकल रहा है और वो थोड़ा सा पिंकिश रेड कलर का है, इसको पिंक फ्रॉथी स्पूटम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, कि बलगम निकल रहा है, उसको लगा खांसी हो रहा है, लेकिन वो खांसी नहीं है, वो डेथ का निशानी है। उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि नीचे एल्वेली है, तो ये एल्वेली है, ये ब्लड वेसल से यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, पानी का मतलब मेरा ब्लड है यहाँ पर, तो ये डिफ्यूजन नहीं होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करोगे, आपको वो तो करना है, क्या बोलते हैं, आपको अपना ऑक्सीजन इनटेक तो पूरा करना है। अगर कम डिफ्यूजन हो रहा है, रेट बढ़ा दो ताकि डिफ्यूजन हो, तो उसको डिस्निया बोलते हैं। उसके बाद एक और मस्त चीज़ होता है इसमें, अगर आप लेटोगे तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? जैसे आप लेट के ट्राई करना, आपका पूरा जो नीचे का ब्लड ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, इसको वीनस पूलिंग बोलते हैं। तो आप जैसे लेटोगे आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। और बताता हूँ मैं इसमें, आप जब सोओगे, सोने के टाइम पे वेदोडाइजेशन होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, वेसल को कंस्ट्रिक्ट, तो ब्लड थोड़ा अंदर रहेगा जब आप सोते हो। और जब सोने का 3 स्टेज होता है, उसमें एक स्टेज REM है। जब REM स्लीप आप करते हो तो वेदोडाइजेशन होता है। अब सोचो, आपने सोया 3 घंटे बाद आप REM में पहुँच गए, 3 घंटे में ज़्यादा बोलो, 1.5 घंटे बाद पहुँचते हो। वो जैसे REM में पहुँचे, सिंपैथेटिक ऑफ हुआ, ये वेदोडाइलेशन हुआ, वेदोडाइलेशन के कारण और पानी भरा, अब अचानक से आपको सांस लेने में दिक्कत, आप उड़े होगे। तो जो पेशेंट है वो कंप्लेन लेके आएगा, एक तो डॉक्टर साहब मेरे को लेटने पे सांस में दिक्कत आती है, दूसरा मैं सो नहीं पाता हूँ। आप उसको साइकेट्री में भेज दोगे, साइकेट्री में दवा देंगे तभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये दिमाग की दिक्कत नहीं है, ये हार्ट की दिक्कत है। उसके साथ वो बोलेगा बलगम निकल रहा है लाल कलर का, और ये कुछ अस्थमा वस्थमा नहीं है, उसको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है। ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि बैक प्रेशर बढ़ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैथोफिजियोलॉजी में, जो लेफ्ट एट्रियम है वो ये सब रोकने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया था जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है उस प्रोपोर्शन में प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं क्या करूँ, वॉल्यूम बढ़ा दूँ, तो लेफ्ट एट्रियम बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। जब लेफ्ट एट्रिया, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया बढ़ जाता है ताकि थोड़ा सा जो ये प्रेशर है यहाँ का कंट्रोल हो। और जब ये बढ़ता है तो ये इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, क्योंकि अब मेरा एट्रिया बढ़ चुका है। अब इस एट्रिया बढ़ने के कारण एक टाइप का रिथमिया, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि स्कार टिश्यू बनता है, अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे नोड होता है, वो फायर करता है, वो फायर करते करते क्या बोलते हैं, वो फायर करता है जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब कोई भी चैम्बर डायलेट होता है, वहाँ स्कार टिश्यू होता है, स्कार टिश्यू के कारण री एंट्री सर्किट होता है। मैं री एंट्री सर्किट समझाने की मूड में नहीं हूँ, तो आप बस याद कर लो कि री एंट्री सर्किट बनता है, उसको मैं कहीं बाद में कभी, तो री एंट्री सर्किट बनेगा तो अब बहुत सारी री एंट्री सर्किट, तो जो एक फायर कर रहा था वो हज़ारों फायर करेंगे। तो अब ऐसा हो जाता है, जो एट्रिया है उसका हार्ट रेट चल रहा है 400, नीचे का हार्ट रेट है 100, तो कितनी ख़राब हालत है हार्ट की। तो इसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। ये ECG में हमें दिखता है, कैसा दिखता है, ECG पे ऐसा दिखेगा, कुछ किसी बच्चे ने लाइन चलाती है फिर ऐसे, बाकी नॉर्मल चलेगा, फिर ऐसे। इसको फ्लटर वेव, उसको ए से बोलते हैं, फ्लटर अलग होता है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड का। अब लेफ्ट साइड का जब होगा तो अब इससे राइट साइड से हो जाता है, लेफ्ट साइड की फेल होता है। कैसे होता है, जब बॉडी को दिख रहा है कि यहाँ पर वेजोडाइलेशन हो रखा है, तो इस वेजोडाइलेशन की वजह से लोकल ऑलमोस्ट निकलता है, जो कि इसके आगे का वेसल्स को वेलोकंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब इसके आगे क्या है, इसका अगर मैं आगे कंटिन्यूएशन करूँ तो यहाँ पर राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल है। नॉर्मली क्या होता है कि पूरे बॉडी से ब्लड राइट और इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा में घुसता है, उससे नीचे जाता है, नीचे कहाँ, एट्रिया में है, एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ऊपर जाता है, ऊपर कहाँ, लंग्स के पास, लंग के वेस्कुलेचर में, लंग से फिर लेफ्ट की तरफ आता है। तो मैंने उल्टा स्टार्ट किया बताने के लिए कि जब मेरा लंग्स चला जा चुका है, कुछ भी डिजीज हो गए, तो लंग्स में वेदोकंस्ट्रिक्शन होगा। लंग्स में जब वेदोकंस्ट्रिक्शन होगा, उस वेदोकंस्ट्रिक्शन की वजह से अगर आपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आप समझ पाओगे कि ये जो अपना राइट वेंट्रिकल है, इसको हायर प्रेशर के अगेंस्ट अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब जब इसको ज़्यादा मेहनत लगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए,
तो अब मेरे को कोई वेट उठाना है, पहले मैं 5 किलो उठा रहा हूँ, मेरे को अब 750 10 किलो दे दो, पहले तो मैं उठा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं रोज़ अगर 10 किलो उठाऊँगा तो मेरा मसल बढ़ जाएगा। सेम चीज़ हार्ट के साथ होता है। पहले नॉर्मल वैस्कुलेचर था, वैस्कुलेचर मतलब ब्लड वेसल होता है। अब मैंने इस साइड को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को एडिमा कम करना है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है उसके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं जैसे वेसल को पतला करूँगा इसके अंदर वेलोसिटी बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ गया, तो राइट वेंट्रिकल अब ज़्यादा पंप करना पड़ेगा उसको। ज़्यादा पंप करने से मेरा मतलब ज़्यादा फोर्स से पंप करना पड़ेगा, तो इसके अंदर के सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते असल में, उसके सेल्स का लेंथ और विड्थ इंक्रीज हो जाता है। जिसके जैसे मेरा अभी जितना मसल है उतनी मसल रहेगा, लेकिन अगर मैं जिम करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। सेम चीज़ मेरा हार्ट बड़ा होगा। हार्ट बड़ा क्यों हो रहा हो, तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन इसके कारण इंसान मर जाता है। तो मैं इसको, ये राइट वेंट्रिकल बड़ा हो रहा है, राइट वेंट्रिकल क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि उसको अगेंस्ट हायर प्रेशर काम करना है। इसको कॉर पल्मोनल नहीं बोलते, बहुत लोग को लगता है कॉर पल्मोनल, क्योंकि जब किसी को अस्थमा, किसी कोई भी लंग डिसऑर्डर निमोनिया हुआ तब भी ये वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है और राइट हार्ट फेल हो जाता है, इसको कॉर पल्मोनल बोलते हैं। अब जब राइट हार्ट फेल होगा, यहाँ पर अब थोड़े कितना ही ये हाइपरट्रॉफी होगा, इसकी औकात है, एक टाइम के बाद ये हाइपरट्रॉफी होना बंद हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ेगा, जो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा था ट्रांसमिट होते 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 राइट वेंट्रिकल चला गया। अब राइट वेंट्रिकल के ऊपर क्या पे है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो भी बड़ा होगा। अब जब वो बड़ा होगा तो अब ये ए से कोई खतरा, ए फ्लटर खतरा और इतनी हो रहा है। अब भी नहीं रुके, जो इंसान है वो एकदम बेशरम है, उसको मतलब नहीं है, उसको मरने का मतलब है। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होने वाला है, बैक प्रेशर बढ़ रहा है, इसका बैक प्रेशर कहाँ बढ़ेगा? इंफीरियर सुपीरियर वेन कहाँ हुआ, नेक वेन्स बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरा यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा नीला नीला, इसका अगर नीला नीला दिखना स्टार्ट हो गया मतलब एंड स्टेज एंड फेलियर है, लेफ्ट राइट दोनों खत्म है। दूसरा क्या होता है, जब किसी का, आप इसके नीचे यहाँ पर लीवर है, किस जगह लीवर होता है, हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जब बैक प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पर ही प्रेशर बढ़ेगा। जब ये पूरा सर्किट बने होते हैं तो लीवर में प्रेशर बढ़ रहा है, जब लीवर में प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको नहीं लगता है कि जब लीवर के सेल्स में कंटिन्यूसली ओवर मंथ्स एंड ईयर्स अगर प्रेशर इंक्रीज करके रखेंगे हेपेटिक फेलियर हो जाएगा? तो इसके बाद पहला तो मैंने ये इंक्रीज, इसको बड़ा कर दिया, एनगॉर्ज वेन्स बोलते हैं, एनगॉर्ज नेक वेन्स। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो अपना लीवर है वो फेल होगा, हिपैटिक फेलियर होगा। अब मैं आपको मस्त चीज़ बताता हूँ, जैसे हिपैटिक फेलियर होता है, नेक्स्ट चीज़ जो फेल हो रहा है वो किडनी होता है, क्योंकि एक जो लीवर है और जो किडनी है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हिपैटो रीनल सिंड्रोम होता है। कैसे होता है, अगर मेरे को ये भी बताना है तो मैं बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ तरह के सब्सटेंसेस बनाता है, इसका नाम एंडोथिलिन होता है। वैसे ये क्या बोलते हैं अपना लीवर बैक प्रेशर बढ़ रहा है, उसके नीचे पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन अगर आपने सुना हो, वो दो चीज़ से बना हुआ है, एक स्प्लांटनिक वेन है, एक इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन तो अच्छा है, पूरे जीआईटी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन ये जगह कॉन्सेंट्रेट होता है स्प्लीनिक वेन, ये कॉन्सेंट्रेट होता है अपने स्प्लीन में। नेक्स्ट चीज़, जब लीवर चला गया, ये चला गया, नेक्स्ट चीज़ जो जाता है वो स्प्लीन। अभी मैं रीनल का बताता हूँ, लेकिन अब स्प्लीन बड़ा होगा, तो जब जो पेशेंट आ रहा है एंड स्टेज रीनल हार्ट डिजीज का, उसका स्प्लीन बड़ा मिलेगा, मतलब आप ऐसे करोगे आपको दिखेगा कुछ बड़ा ऑर्गन है। आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे करोगे आपको दिखेगा, उसको दर्द होगा, आपको टेंडरनेस महसूस होगा, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस बोलते हैं, क्योंकि राइट हिपैटोमेगाली हुआ है, मतलब लिवर बढ़ रखा है यहाँ पे। क्यों बढ़ा है मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद स्प्लीन बढ़ गया, समझा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्प्लीन बढ़ता है, स्प्लीन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें देगा जिसको एंडोथिलिन बोलते हैं, और एनो एक मॉलिक्यूल है जो वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो वो उसका सिंथेसिस कम कर देगा। तो अब वेसोकंस्ट्रिक्शन इस एरिया में हो रहा है, जीआईटी के एरिया में। जब जीआईटी के एरिया में वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा? ऑफकोर्स कम हो जाएगा। ये जो ब्लड फ्लो कम हो रहा है, यही ब्लड जाता है हमारे किडनी में, तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो टू किडनी कम हो गया। तो आपको समझ में आ रहा हो कैसे ड्यू टू क्या बोलते हैं हिपैटिक डैमेज, रीनल डैमेज स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये अपना एनो रिलीज कम कर देगा, एंडोथिलिन रिलीज इंक्रीज कर देगा, तो इसके कारण जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम हो गया।
जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो अब ये हार्ट फेलियर को इंक्रीज करेगा। इसको कार्डियो रीनल एक्सेस बोलते हैं कि ये जो पूरा चीज़ चल रहा है ये और एम्पलीफाई करने लग जाएगा। क्योंकि जब कभी भी परफ्यूजन मतलब ब्लड या तो प्लाज्मा या तो सोडियम, इन तीनों में से कुछ भी अगर किडनी में बस कम गया तो वो रास एक्टिवेट कर देता है। तो उसके बाद डिटेक्टर सेंसर्स होता है। तो अब जब रास एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करता है आपको पता है, ये जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर एओर्टा कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अब सोचिए आपका लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है और मैंने इसको और कंप्रेस कर दिया, तो ये तो बोलेगा ओ माय गॉड, तो अच्छी बात नहीं है। अभी दो चीज़ कर सकता है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, जो ईटीओ में मैंने बताया था ये हाइपरटेंशन है, अगर ये नॉर्मल एओर्टा है, एओर्टा कैसे निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल का डायरेक्ट ब्रांच है एओर्टा। तो अगर मैं इसको कंस्ट्रिक्ट कर दूँ तो अब अगेन सेम चीज़, इसके अंदर हाइपरट्रोफी होगी और हाइपरट्रोफी अंदर की तरफ होगा। इसका जो ल्यूमेन है ये अंदर की तरफ भरेगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, क्योंकि इसमें प्रेशर ओवरलोड हो रहा है और ये जो अंदर की तरफ बढ़ रहा है इसके कारण जो इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का है। तो कम ब्लड उसके अंदर आएगा, कम ब्लड पंप करता आएगा। यहाँ पर हार्ट खराब नहीं हो रहा है, हाइपरटेंशन में हार्ट खराब नहीं होता, हाइपरटेंशन में हार्ट छोटा हो जाता है, एज ए उसका फिलिंग वॉल्यूम छोटा हो जाता है, होता तो वो पूरा बड़ा ही है, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट अटैक में बताया था उसमें क्या होता है, हार्ट डायलेट होता है। क्यों डायलेट होता है? क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो ये जो पूरा पंप कर रहा है पूरा पंप ही नहीं कर पा रहा है, हार्ट में ज़्यादा ब्लड ऑलरेडी है। अब अगेन मैंने बताया था जितना ज़्यादा ब्लड रहेगा मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना प्रेशर होगा, तो वेंट्रिकल क्या बोलती है चलो मैं डायलेट कर लेता हूँ। तो जब ये डायलेट करता है, इसमें दो तरीके में आपको हार्ट फेलियर होता है। जब ये डायलेट करता है तो टेम्परेरी क्या हो रहा है, मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर कम कर दिया। लेकिन अगेन ऐसा तो है नहीं हार्ट पूरा बंद कर जाएगा, एक लिमिट तक ही वो डायलेट कर सकता है। अब जब वो डायलेशन उसका हो गया, मान लीजिए डायलेशन हो गया, अब और डायलेट नहीं कर सकता है, तो वो अपना जो वेंट्रिकल है वो शिफ्ट हो जाएगा, इसको एपेक्स बीट शिफ्ट बोलते हैं। तो नॉर्मली जो एपेक्स बीट है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन, मतलब ये क्लेविकल है अपना, इसके बीच से नीचे लाइन मारिए सीधा सीधा, फिफ्थ रिप पे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अगर हाथ लगाइएगा आपको धक धक सुनाई देगा ऐसे। अब किसी को अगर ऐसा ड्यू टू हार्ट अटैक ऐसा कुछ हुआ तो वो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा लेटरल मतलब साइड में। लेकिन ये चीज़ हाइपरटेंशन में नहीं होगा क्योंकि हाइपरटेंशन में अंदर की तरफ हाइपरट्रॉफी हो रहा था, वेराज जो हार्ट अटैक में बाहर की तरफ हाइपरट्रॉफी हो रहा है। दोनों अलग अलग है, इन दोनों को अलग अलग नाम दिया हुआ है। एक हार्ट अटैक विद रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, एक प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप सोचिए नॉर्मली 100 ml ब्लड आया 70 ml बाहर जाता है, ठीक है। जो हाइपरटेंशन में क्या होता है, अंदर कैविटी साइज ही कम हो गया, उसके अंदर 50 ml है, अब 50 का वो 70% बाहर कर देगा वो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 35, लेकिन अब आधा हो गया ना, 70 कर रहा था 35 कर रहा है, पूरा बॉडी तो बोलेगा भाई साहब बेहतर तो पूरा। ये तो हार्ट फेलियर विथ रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। दूसरा हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कब होता है, जब हार्ट डायलेट कर दिया। जब हार्ट डायलेट करता है, लाप्लेस लॉ लगाइए, P इज प्रोपोर्शनल टू T/R, जितना मैं R बढ़ाऊंगा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि मैं डायलेट कर रहा हूँ हार्ट को, उसका रेडियस बढ़ रहा है, जितना प्रेशर जनरेट कर सकता है वो कम होता है। और मैं आपको किडनी का तो बताया था, वो और ऊपर से किडनी करते करते बैठा हुआ है, तो हार्ट अब काम ही नहीं कर पा रहा है वो। अब अगर उसको 100 ml देंगे तो वो 70 नहीं फेंकेगा, वो 50 फेंकेगा, या वो 30 फेंकेगा, वो 20 फेंकेगा। तो उसका क्राइटेरिया होता है, अगर वो 40 के नीचे पहुँच गए तो उसको सीवियर हार्ट फेलियर बोलते हैं। 40 तक हम बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, हार्ट कॉम्पनसेट कर रहा है। ये पूरा मैंने अपना साइन एंड सिम्टम एक ही साथ बता चुका हूँ, एंगोज वेन हिपेटोमेगाली, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, ये फेलियर, मैं आपको हिपेटोमेगाली ये स्प्लीनोमेगाली बता चुका हूँ। मैं अगर आपने तो आपको पता नहीं होगा कि लीवर क्या क्या काम करता है, जो लीवर का काम है सब चला जाएगा। जैसे आपका ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ब्लीडिंग रोकने वाले प्रोटीन से वो लीवर बनाता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया। जो ब्लड को वेसल्स के अंदर रखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर में प्रेशर बढ़ाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, वो एल्बुमिन होता है, वो लीवर बनाता है, वो चला जाएगा तो सारा ब्लड, जैसे दादा को हुआ था हर चीज़ ट्वेल्व में लग गया था, क्योंकि एल्बुमिन कम हो रहा था हार्ट फेलियर के कारण। तो एल्बुमिन कम होगा तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट होती है, इसको एनाफर का बोलते हैं। और इसका टिपिकल साइन क्या होता है, इसको कहीं पर भी अगर दबा के रखोगे तो मेरे अंदर साइन नहीं है, लेकिन ये दब जाएगा,
ओपन नहीं उठेगा, क्योंकि पूरा जो एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर ब्लड है बहुत ज़्यादा है, उसको दबाया वहीं दब के रह गया, इसको इडीमा बोलते हैं। और क्या साइन हो सकता है, ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ईस्ट्रोजन को तोड़ने का काम करता है हमारा लीवर। ईस्ट्रोजन नहीं टूटेगा तो पोटेंट वेसोडाइलेशन, हमारे हाथ में आपको लाल लाल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऐसे स्पाइडर नेक वेन्स ऐसा लगेगा यहाँ पर कुछ और मस्त चीज़ बताता हूँ। आप उसका पेट खोलोगे आपको लगेगा कि जैसे मकड़ी का जाला, हर जगह थोड़ा मकड़ी का जाला जाला जाला, ये सब इफेक्टिव सिम्टम्स है, हार्ट में भी आ रहा है क्योंकि सब कनेक्टेड है। रीनल खराब हो रहा है तो आपका GFR गिर जाएगा, आपको सुसु नहीं होगा, मतलब यूरिन आउटपुट गिर जाएगा। उसके बाद आपका विटामिन डी कम हो जाएगा, क्योंकि एक पोटेंट का किडनी का होता है विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम किडनी करता है, तो आपका बोन टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब तो बहुत सारा पूरा फुल सिंड्रोम हो जाएगा ये आपको साइन है सिम्टम बोलिए। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको अब डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज करने का सबसे ईजी तरीका, अगर मैं एकदम ब्लड ओशन होश नहीं आता, ईको करवा लो। ईको में पूरा हार्ट का साइज दिख जाता है, अलॉन्ग विथ नीचे इंटरप्रिटेशन आ जाता है कि ये क्या है, कौन सा टाइप ऑफ हार्ट फेलियर है, कितना उसका डायमीटर कितना बड़ा हो चुका है या तो कितना उसका श्रिंक हो चुका है, दोनों हो जाएगा, किस टाइप का है सब बता देगा, तो ईको करा लो। लेकिन अगर आप ईको से पहले ही जानना चाहते हो तो एक टेस्ट होता है BNP टेस्ट, प्रो BNP टेस्ट, उसका लेवल चेक कर लो, क्योंकि बॉडी जो हार्ट का एट्रियम वेंट्रिकल है वो कुछ पेप्टाइड रिलीज करते हैं जो कि वेरोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है। आपको बताया था कि जो हाँ वेरोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, जो यहाँ पर वेरोडाइलेशन हुआ है उसको रोकना है, तो हार्ट बोलता है मैं ही रोक देता हूँ चलो, तो वो पेप्टाइड रिलीज करता है, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको प्रो BNP लेवल होता है। और ये WHO सर्टिफाइड टेस्ट है, अगर किसी को आपको डायग्नोज करना है तो उसका प्रो BNP लेवल चेक करना पड़ेगा आपको। तो प्रो BNP लेवल चेक करो, अलॉन्ग विथ ईको कराओ, दोनों में पॉजिटिव आ गया तब वो हार्ट फेलियर है। अब उसके बाद अगर आपने हार्ट फेलियर शो कर दिया, इसको बहुत ईजी है, आप ईको में पता चल जाता है, उसके ऊपर है साइन एंड सिम्टम्स आपको दिख ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी आपको आता है, थोड़ा सा भी। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करना है, जो हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर हुआ था उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, उसमें मैनेजमेंट है लेकिन उसका मोर्टेलिटी रेट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट का आपने चैम्बर साइज ही कम कर दिया, अब जो वो ब्लड फिलिंग चीज़ है वो कम हो गई। तो अगर आपको उसको ठीक करने ही अभी नया मेथड आया था, वो हैरिसन दिखा था कि आप सर्जरी करके उसको स्क्रेप आउट करके कैविटी बनाओ, लेकिन वो इन्वेसिव सर्जरी बाई ड्रग, ऐसा अभी तक कोई ड्रग नहीं है जो कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन माने कि हाइपरटेंशन वाले को कुछ कर सके, मतलब मोर्टेलिटी रिड्यूस कर सके। लेकिन तब भी हम लोग देते स्पाइरोनोलैक्टोन देते, स्पाइरोनोलैक्टोन क्यों दे रहे हैं, जो एडिमा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए। हम लोग ACE इनहिबिटर देते हैं ताकि हार्ट पे जो प्रीलोड है वो कम हो रहा है, हम लोग ये दोनों ड्रग देते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ कर ही नहीं रहे। अब दूसरा वाला हार्ट फेलियर जो हार्ट अटैक की वजह से, इसमें बहुत कुछ देते हैं, इसमें देते हैं अपन SGLT2 इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, जो शुगर है और जो शुगर मॉलिक्यूल है उसको हम लोग निकाल देते हैं वाया यूरिन। जब शुगर निकलेगा तो उसके वजह से क्या बोलते हैं, शुगर के कारण क्या होता है ये मैं भूल गया हूँ, ये मैं बात बताऊँगा, लेकिन SGL2 इनहिबिटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, लैसिक्स यूज़ करते हैं। लैसिक्स क्या करता है, अगर इट इज उसका ब्रांड नेम लैसिक्स है, उसका फार्माकोलॉजिकल नेम फिलोसेमाइड है, ये डायरेटिक है जो पूरा एडिमा उसको ठीक करेंगे। ACE इनहिबिटर और ARB यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, प्रीलोड कम करता है। प्रीलोड कम करना यहाँ पर मोर्टेलिटी बेनिफिट देता है, आपका ज़िंदगी बढ़ा देगा वो। कैसे, क्योंकि वो पंप नहीं कर पा रहा है, आपको होता है वेरोकंस्ट्रिक्शन है, वेरोकंस्ट्रिक्शन को वो स्टॉप कर दिया तो हार्ट ज़्यादा इफेक्टिवली पंप कर पा रहा है। इसमें सर्जिकल मेथड भी होता है जिसको LED बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एसेस डिवाइस, कि यहाँ पर मैं खोला छेद का प्लेसमेकर नहीं, छेद किया यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर ऐसा डिवाइस लगा दिया जो कि वो उसको एनकरेज कर रहा है कि पंप कर, वो ऊपर से सिग्नल दे रहा है, तो ज़्यादा तेज़ी से पंप कर। दो तरह के होते हैं, एक पंप करवाने वाले, एक उसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज करने वाले, तो ये उसका वो हो गया। इसके अलावा अपन ने ARB दे दिया, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं हार्ट रेट कम करने के लिए ताकि टेंशन नहीं हो, ARB, बीटा ब्लॉकर, SGL2 इनहिबिटर दे सकते हैं, लैसिक दे सकते हैं, बस पूरा हार्ट फेलियर का। चलिए कितना मिनट हुआ?